Hello, my dear students. Welcome to Scholarly Minds and I hope you all are fine. So, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए BHIC 134 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। तो BHIC 134 जिसके अंदर आप लोग भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। भारत का इतिहास 1707 से लेकर 1950 तक जो आपका टाइम है, उसके बीच में जो भी इवेंट्स हुए हैं, वो सारे मेजर इवेंट्स जो हैं वो इस पेपर में आपको पढ़ने हैं। सो यहाँ पर मैं उन प्रश्नों को डिस्कस करने वाली हूँ जो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हम देखते हैं कि बार बार जो क्वेश्चंस हैं रिपीट होते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन के आंसर में आपको कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी स्क्रीन पर अपना पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको 1857 की जो क्रांति हुई है मोस्ट फेमस, इसके बारे में आपको बताना है। उसके क्या क्या कारण थे, उनके बारे में यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। तो 1857 की क्रांति, जिसे हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर क्या कहते हैं, सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, यह जो है भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्या था, एक बहुत ही बड़ा विद्रोह था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसके कारणों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसके सामाजिक और धार्मिक कारण। तो ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को चुनौती दी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत के लोगों की जो धार्मिक आस्था होती है, जो संस्कृति होती है, उन सब चीज़ों को वो क्या करने लगे थे, ठेस पहुंचाने लगे थे। तो ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को चुनौती दी थी। भारतीयों के धर्म और संस्कृति के प्रति ब्रिटिश अधिकारियों की उपेक्षा ने सामाजिक असंतोष को जन्म दिया। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये क्या करते थे, ये करते थे हमारे धर्मों की उपेक्षा। ठीक है, इन्होंने हमारे धर्म की कोई वैल्यू नहीं समझी, जिसकी वजह से जो 1857 का विद्रोह है वो हुआ था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी नए कारतूसों का प्रयोग करने लग गई, तो यह एक प्रमुख कारण था। यह अफवाह थी कि कारतूस में गाय और जो सुअर होते हैं उनकी चर्बी का उपयोग किया गया है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के लिए क्या था, अपमानजनक था। हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं और जो मुसलमान हैं वो सुअर को नापसंद करते थे। ठीक है, करते हैं। तो उसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि ये जो कारतूस हैं, ठीक है, ये एक कारण बना। दूसरा था आपका धार्मिक सुधार और विधवाओं की स्थिति भी एक कारण था। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने विधवा विवाह और सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया था। वैसे तो ये ठीक हमें लगता है प्रतिबंध लगाना, पर यहाँ पर जो हिंदू थे उनके अंदर हम क्या देखते हैं, भारी मात्रा में असंतोष था। ओके, देन अब हम लोग इसके आर्थिक कारण आपको बताएंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय व्यापार और उद्योगों पर नियंत्रण बढ़ाया, जिससे भारतीय कारीगरों और किसानों को क्या होने लगा, भारी नुकसान होने लगा। अब जो ब्रिटिश सरकार है वो स्थायी बंदोबस्त लेकर आई, जो कि उसने बंगाल में लागू किया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो जमींदार हैं उन पर ज़्यादा दबाव पड़ा और जो किसान थे उनकी स्थिति भी खराब हुई। और ज़्यादा कर लगाने की वजह से भी जो आर्थिक ये कारण है, ठीक है, जो कर है, करों की जो मार है वो लोगों पर भारी पड़ रही थी। जो लोग हैं वो भुखमरी के शिकार हो रहे थे। फिर यहाँ पर आते हैं आपके सैन्य कारण। तो भारतीय सैनिकों के प्रति ब्रिटिश अधिकारियों का जो व्यवहार था वो कैसा था स्टूडेंट्स, कठोर था। सिपाही को कम वेतन, खराब भोजन और खराब सेवा शर्तों का सामना भी करना पड़ता था। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा भारतीय सिपाहियों को नीचा दिखाने का तरीका भी विद्रोह का कारण बना। तो हम क्या देखते हैं कि जो ब्रिटिश सैनिक थे वो क्या करते थे, भारतीय सिपाहियों को नीचा दिखाते थे। फिर अब हम इसके राजनीतिक कारण देखेंगे। तो ब्रिटिश शासन ने भारतीय राजाओं और सामंतों की शक्ति को कम किया, उनकी स्वतंत्रता को खत्म करने और अंग्रेजों के नियंत्रण को बढ़ाने के कारण अनेक स्थानीय शासकों में असंतोष था। तो जो भी स्थानीय शासक थे उनमें हम क्या देखते हैं, उनमें असंतोष था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया हुआ था, अपना नियंत्रण बढ़ा लिया था। अब इस क्रांति के परिणामों पर हम चर्चा करते हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने इस विद्रोह को तो दबा दिया, लेकिन इसे भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष और संघर्ष की जो शुरुआत है उसके रूप में देखा जाता है। ब्रिटिश ने भारत में सीधी शाही शासन व्यवस्था लागू की। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया
और भारत पर ब्रिटिश सम्राट का प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है वो स्थापित हुआ। तो ये सारे इसके हम क्या देखते हैं, इसके परिणाम हुए। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इसके विभिन्न कारणों को डिस्कस किया है, देन हमने इसके परिणामों पर चर्चा की। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि जो बंगाल है वहां पर आपको चर्चा करनी है, स्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको बताना है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो स्थायी बंदोबस्त है, इसी की वजह से 1857 के विद्रोह का ये भी एक कारण था। अलग से भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, टिप्पणी करने के लिए आ सकती है। तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू किया गया था। ठीक है, कॉर्नवालिस। इसका उद्देश्य भूमि राजस्व प्रणाली को स्थिर करना था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का मालिकाना अधिकार दिया गया और उन्हें राज्य के लिए निर्धारण एक निश्चित कर चुकाने की जिम्मेदारी दी गई। तो यहाँ पर आपको क्या क्या समझ में आया कि जो जमींदार थे उन्हें क्या दे दिया गया था, भूमि के मालिकाना हक दे दिए गए, पहली बात तो। ठीक है, अब जब उनके पास हक दे दिया गया तो उनसे कहा गया कि आप जो है एक निश्चित राशि जो है कर के रूप में आप चुकाएंगे, रिवेन्यू के रूप में। ओके, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो रिवेन्यू है ये क्या कर दिया था, उन्होंने फिक्स कर दिया था। अब चाहे तुम्हारी फसल अच्छी हो चाहे तुम्हारी फसल खराब हो, इतना रिवेन्यू तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो स्थायी बंदोबस्त के उद्देश्य क्या थे, तो ब्रिटिश सरकार को स्थिर और सुनिश्चित राजस्व जो है वो प्राप्त करना था और जमींदारों को कृषि उत्पादों से अधिक आय प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना था। तो सरकार बस ये चाहती थी कि एक तो उनके पास ना फिक्स्ड अमाउंट में रिवेन्यू आने लगेगा, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि जो जमींदार हैं वो यहाँ से और ज्यादा, उन्हें लग रहा था कि वो और ज्यादा मोटिवेट होंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा जो आय है वो प्राप्त कर पाएंगे। फिर आते हैं स्थायी बंदोबस्त के परिणाम। तो जमींदारों को लाभ, तो जमींदारों को भूमि पर स्थायी अधिकार मिल गए, लेकिन उन्हें उच्च करों का भुगतान करना पड़ा। ठीक है, ज्यादा उन्हें क्या पे करना पड़ा, टैक्स पे करना पड़ा। वे किसानों से उच्च दर पर कर वसूलने लग गए। अब ये जो जमींदार हैं वो क्या करने लग गए, किसानों से ज्यादा कर वसूलने लग गए, क्योंकि जमींदारों को भी आगे ब्रिटिशर्स को देना था। किसानों की स्थिति में इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि गिरावट आ जाती है। तो किसानों को अपनी भूमि का मालिकाना अधिकार नहीं था और उन्हें जमींदारों के अत्यधिक शोषण का भी सामना करना पड़ा। इससे किसानों की हालत खराब हुई और वे कर्ज के जाल में फंस गए थे। कृषि का उपेक्षित होना, तो क्योंकि जमींदारों का मुख्य उद्देश्य राजस्व वसूलना था, कृषि उत्पादन में सुधार की कोई पहल नहीं की गई। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में क्या आई, गिरावट आई। अब एक बात बताओ कि कर तो ज्यादा मांग रहे हो, अब भूमि तो उतनी ही है, अब उतनी ही भूमि से ज्यादा कर वो कैसे पे कर देंगे। कृषि में कुछ जब तुमने कुछ किया ही नहीं, कुछ नए सुधार करते तो भले ही उसमें कुछ ज्यादा उग जाता। फिर सामाजिक और आर्थिक असमानता, तो यह व्यवस्था भारत में एक नए वर्ग की जमींदारी व्यवस्था का निर्माण कर गई, जिसमें जमींदारों के अलावा गरीब किसानों और श्रमिकों की स्थिति हम क्या देखते हैं, आई एम सॉरी, उनकी जो स्थिति है वो कैसी थी, बिगड़ गई थी। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर अब स्थायी जो बंदोबस्त है उसके बारे में सारी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड की हैं। इन डिटेल्स का सहारा लेकर आप अपने आंसर को और भी ज़्यादा जो है डिटेलिंग में दे सकते हैं, ब्रॉड बना सकते हैं अपने पर्सपेक्टिव को। अब हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश के अधीन कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रभाव का आपको वर्णन करना है। तो हम क्या देखते हैं कि जब ब्रिटिश शासन न था ना इंडिया के अंदर, तो उससे पहले जो इंडिया में लोग थे वो इस प्रकार की फसलें उगाते थे कि उनका खर्चा चलता रहे, वो खाते पीते रहे, बढ़िया मस्त लाइफ जिए, ये सब था। लेकिन जब अंग्रेज आए ना तो उन्होंने कृषि को कमर्शियल कर दिया। उन्होंने कहा कि खेती करो करो और जो भी चीज तुम बनाओगे उसको बेचो। तो ब्रिटिश शासन के तहत भारत में कृषि को वाणिज्यिक उद्देश्य से विकसित किया गया, यानी कृषि उत्पादन को केवल ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के रूप में देखा गया। ठीक है, तो कृषि में जो भी उत्पादन हो रहा था वो क्यों हो रहा था, कि भाई कच्चा माल जो है वो हमें प्रोवाइड करवाना है अंग्रेजों को, तो इसलिए ये कृषि करवाते थे। इसके क्या क्या प्रभाव हुए, तो कृषि के वाणिज्यीकरण के क्या कारण है, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में निर्यात के लिए, अब यहाँ पर आपको यहाँ पे ध्यान देना है, निर्यात के लिए, तो वो भारत से प्रोडक्ट्स को कहाँ भेजते थे, अपने इंग्लैंड भेजा करते थे। तो ये जो निर्यात है,
निर्यात के लिए विशेष कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने की नीति अपनाई, जैसे कि कपास, चाय, रबड़ और अफीम। ये सारी चीजें वो उनसे उगवाते थे। किसानों को केवल एक या दो उत्पादों की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे उनकी आजीविका की विविधता में नुकसान हुआ। तो पहले वो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते थे, गेहूं, चावल, मक्का, जौ। तो ये जो विविधता थी ये समाप्त हो गई, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजों ने जो है उन्हें मजबूर किया कि वो सेम जो फसल है वो बार बार उगाते रहे। अब जब आप सेम फसल बार बार उगाओगे और अपना जो होता है ना कि आप खाने पीने की जो फसलें हैं उन्हें नहीं उगाओगे, आपकी मिट्टी की जो उर्वरता है एक टाइम पर वो समाप्त हो जाएगी। तो कृषि संकट और भुखमरी फैल गई। तो चूंकि किसानों को अधिक लाभ वाले उत्पादों को उगाने के लिए दबाव डाला गया, सामान्य अनाज जैसे कि गेहूं और चावल की जो खेती है वो घट गई। तो इसके परिणाम स्वरूप कृषि संकट और भुखमरी की घटनाएं भी बढ़ी। 1770 का बंगाल अकाल इस नीति का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें लाखों लोग जो हैं वो मारे गए। तो किसानों का हम क्या देखते हैं कि कृषि के वाणिज्यीकरण के वजह से किसानों का शोषण हुआ। तो किसानों को भूमि पर मालिकाना अधिकार नहीं था, और वे जमींदारों या साहूकारों से कर्ज लेकर बेचारे खेती करते थे। तो कृषि के वाणिज्यीकरण ने, वाणिज्यीकरण समझ रहे हो ना, कि उसको बेचने के लिए जो है उगाया जाने लग गया था, किसानों पर और भी अधिक दबाव डाला, क्योंकि उन्हें उच्च करों और ब्याज दरों का भी सामना करना पड़ता था। तो ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था, ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा था। तो ये सारी जो परेशानियां हैं, हम क्या देखते हैं कि किसानों को इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है? कृषि का वाणिज्यीकरण है, क्योंकि जो किसान है अब वो गेहूं चावल जैसी जो फसलें हैं वो ना उगाकर उन्हें कपास, चाय, रबड़, अफीम ये सब उगवाया जा रहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि हम जो है ये सारा का सारा जो माल है उसको इंग्लैंड में निर्यात करें। ये अंग्रेज चाहते थे। अब आपको यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय जो हैं उनके मुख्य विचारों पर चर्चा करनी है। तो राजा राम मोहन रॉय भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख नेता और समाज सुधारक थे। उनके विचारों में विशेष रूप से सामाजिक सुधार, धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया गया है। उनके जो मुख्य विचार हैं वो क्या हैं? पहला है सती प्रथा का विरोध करना। तो जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो कहते हैं कि सती प्रथा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका उन्होंने कड़ा विरोध किया और इसके खिलाफ उन्होंने कानून बनाने की मांग भी की। दूसरा, वो चाहते थे हिंदू धर्म में सुधार हो, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि हिंदू धर्म में जो थोड़े बहुत अंधविश्वास हैं वो नहीं होने चाहिए, और जो धर्म है, जो आस्था है, वो तर्क और विज्ञान के साथ जो है जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो वो इस वजह से क्या कहते थे कि हमें मूर्ति पूजा और ये सारे जो अंधविश्वास है इन सब का हमें नहीं मानना। उन्होंने ब्रह्मो समाज की भी स्थापना की। तो इसका क्या उद्देश्य था कि जो भारत है उसके, भारत का जो समाज है वहां पर धार्मिक और सामाजिक सुधार लाना इसका उद्देश्य था। इस समाज ने विभिन्न धार्मिक मान्यताओं का विरोध किया और तर्क, मानवता और सामाजिक न्याय की शिक्षा दी। फिर हम महिलाओं के अधिकारों की बात करेंगे। तो जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो महिला के अधिकारों के समर्थक थे। वे महिलाओं को शिक्षा, समान अधिकार देने के पक्षधर थे। वो, उनका विश्वास था कि सभी धर्मों के बीच सहिष्णुता होनी चाहिए। वे किसी भी धर्म जो है, किसी भी धर्म में ऐसा मतलब कट्टरता और संकीर्णता का जो है वो विरोध करते थे। मतलब कि उन्हें केवल वो हिंदू का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस भी धर्म में वो देखते थे कि कुछ कुरीतियां हैं तो वो विरोध करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या करते थे? विज्ञान और तर्क का समर्थन करते थे। तो वे तर्क, विज्ञान और आधुनिकता के पक्षधर थे। उन्होंने भारतीय समाज को अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से बाहर निकालने का प्रयास किया। तो जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो भारतीय समाज के एक महान सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय समाज में धर्म, शिक्षा और सामाजिक बदलाव के लिए नई दिशा दिखाई। सो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को BHIC 134 के PDF डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आप लोग हमारी वेबसाइट hindustanknowledge.com पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान नॉलेज, आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी वो हमारी वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर आर्टिकल्स मिलेंगे काफ़ी सारे, जिसमें आपको अपने BHIC 134 का आर्टिकल ढूंढना है।
अगर आपको नहीं मिलता तो वहाँ पर आपको एक सर्च ऑप्शन भी दिखेगा, ठीक है, लेंस टाइप का जो बना रहता है जिसमें सर्च करते हैं, तो वहाँ से आप लोग BHIC 134 को सर्च करेंगे और अपने PDF को वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। PDF से आप लोग रिवाइज करेंगे। अभी ये हमारी जो क्लास है उसका पार्ट 1 है, इसके बाद मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेकर आऊँगी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सभी के साथ डिस्कस कर सकूँ और सारे क्वेश्चंस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बता सकूँ। सो स्टूडेंट्स, आप जो है अपनी पढ़ाई को एकदम डेडिकेशन के साथ करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल जो है आपके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम आने वाला है।